हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को समझा था। उसमें हमने लैंड, सॉइल और लैंडस्लाइड्स के टॉपिक्स को कवर किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम वाटर और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वाटर, जल। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहना उचित है। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो प्रिमिटिव ओशंस थे उसमें जीवन की शुरुआत हुई थी। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. आज भी ओशंस अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर करते हैं और ओशंस में वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. ओशन वाटर सलाइन यानी खारा होता है, जिसे हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब ओशन वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। सिर्फ 2.7% वाटर ही फ्रेश वाटर है, यानी अलवण जल है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica
Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. इस 2.7% ऑफ द फ्रेश वाटर का 70% भाग एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के रूप में पाया जाता है। इन ग्लेशियर्स का, आइस शीट्स का लोकेशन ऐसा है कि हमारे लिए ये इनएक्सेसिबल है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। Only 1% of fresh water is available and fit for human use. सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही ऐसा है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है और हम उसका यूज कर सकते हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये 1% फ्रेश वाटर हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, रिवर्स और लेक्स में मिलता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उस रूप में मिलता है हमें फ्रेश वाटर। ये भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। फ्रेश वाटर is therefore the most precious substance on earth. फ्रेश वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है वो है सिर्फ 1%। इसलिए फ्रेश वाटर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी पर ना तो वाटर के मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। बारिश के रूप में पृथ्वी पे जो पानी गिरता है वो पानी भी वाटर वेपर के रूप में पृथ्वी से ही इवापोरेट होता है, तो इसलिए पानी की मात्रा कांस्टेंट है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. वाटर के एबंडेंस में वेरिएशन इसलिए हमें फील होता है क्योंकि पानी कांस्टेंट मोशन में रहता है। ओशंस, लेक्स एक्सेट्रा से पानी इवापोरेट होता है, ऊपर जाके ठंडा होता है तो कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर रन ऑफ के जरिए वापस से ओशन में चला जाता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो होते रहता है। आपको ऐसा लग सकता है कि किसी नदी या झील का पानी कम हो रहा है, लेकिन वही पानी कहीं और बारिश के रूप में वापस से पृथ्वी पे आ रहा है। तो वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है अर्थ पे वो कांस्टेंट है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल। ये जो हमने एक साइक्लिक प्रोसेस देखा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इस साइक्लिक प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं।
Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of प्रोडक्शन। मानव वाटर का यूज सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग पर्पस के लिए ही नहीं करता, बल्कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी करता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज generating electricity through reservoirs of dams are the other usages. वाटर का यूज एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस और वाटर पॉल्यूशन। फ्रेश वाटर के सप्लाई में शॉर्टेजेस यानी कमी आ रही है, क्योंकि या तो पानी सूख जा रहा है या फिर वाटर पॉल्यूशन के कारण पानी गंदा हो जा रहा है। तो इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो है, फर्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती आबादी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो फ्रेश वाटर यानी पीने वाले पानी की डिमांड बढ़ेगी। फिर सेकंड है, फूड एंड कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, एग्रीकल्चर में ज्यादा पानी का यूज हो रहा है। थर्ड, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण के चलते पानी की डिमांड बढ़ रही है और सीवेज के कारण वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक बाल्टी पानी में सब नहा लेते थे, अब शावर में नहाना है जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज was 3850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6000 cubic kilometer per year in the year 2000. 1975 में ह्यूमन यूज के लिए जो वाटर कंजम्पशन होता था वो था 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। ये वाटर के फ्लो को डिनोट कर रहा है। 2000 तक आते आते ये फ्लो रेट बढ़ के 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गया था। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए ईयर। एक ड्रिपिंग टैप यानी टपकते नल से 1200 लीटर पानी एक साल में वेस्ट हो जाता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट? क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. सौराष्ट्र रीजन में अमरेली शहर में 1.25 लाख पॉपुलेशन रहती है। वे पूरे तरीके से पानी खरीदने पर निर्भर है, क्योंकि उनके वहां पानी नहीं है।
आसपास के तालुकों से पानी खरीदना पड़ता है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्याएं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स में पानी की कमी है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इन सारे क्षेत्रों में पानी की कमी है। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. जो कंट्रीज ड्रॉट प्रोन एरियाज में है, मतलब जहां सूखा पड़ने का चांस ज्यादा रहता है, वहां पे लोगों को पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। 10. वाटर शॉर्टेज में बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। वाटर शॉर्टेज का जो मेन रीजन है वो है फर्स्ट, सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में कमी। मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए एक क्षेत्र में, अगर उतनी ना हो तो पानी की कमी हो सकती है और सूखा पड़ सकता है। सेकेंड रीजन है वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा पानी यूज करना, सबमर्सिबल से पानी धड़ल्ले से यूज करना। इससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो सकता है और हमें वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड रीजन है कॉन्टैमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे नदी में, झीलों में डाल दिया जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। वो पानी यूज करने लायक नहीं होता और वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, जल संसाधनों का संरक्षण। एक्सेस टू क्लीन and adequate water sources is a major problem facing the world today. क्लीन और एडिक्वेट वाटर मिलना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. इस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेस को बचा सकें। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution मेक इट अनफिट फॉर यूज। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट वाटर पोल्यूशन और वाटर के ओवर यूज ने इसे अनफिट फॉर यूज
कर दिया है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. सीवेज वेस्ट को बिना ट्रीट किए ही पानी में छोड़ देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। कृषि में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा यूज होते हैं, जो कि पानी में मिल जाते हैं और पानी को कॉन्टैमिनेट कर देते हैं। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे भी रिवर्स में बिना ट्रीट किए डंप कर दिया जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ये कुछ मेजर कॉन्टैमिनेंट्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। दे पॉल्यूट वाटर with nitrates, metals and pesticides. इन वेस्ट मटेरियल्स में, कॉन्टैमिनेंट्स में नाइट्रेट होता है, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ये जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जब ये पानी में मिक्स हो जाते हैं तो फिश में चले जाते हैं और मछली के थ्रू ह्यूमन बॉडीज में चले जाते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले केमिकली ट्रीट करना चाहिए, ताकि उन वेस्ट में जो कॉन्टैमिनेंट्स हैं वो खत्म हो जाए और वाटर पॉल्यूशन ना हो। कुछ ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं एड्सॉर्प्शन, कोगुलेशन, ओजोनेशन, आयन एक्सचेंज एक्सेट्रा। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखे और सॉइल इरोजन और वाटर सरफेस रन ऑफ भी कम हो जाए। अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो पानी आसानी से बह सकेगा, इसलिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पानी बह ना पाए और इसके जरिए पानी वापस अंडरग्राउंड में सीप कर जाए और अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करे। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ को रोकने का एक और तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जल संग्रहण। रेन वाटर को एक जगह अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो सरफेस रन ऑफ नहीं होगा और पानी भी फ्यूचर यूज के लिए स्टोर्ड रहेगा। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. खेतों की सिंचाई करने के लिए जो कैनाल्स होते हैं यानी नहर होते हैं, उनको अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि कहीं से भी पानी लीक ना हो, क्योंकि अगर वाटर लीकेज हुआ तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा।
जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Evaporation और लीकेज से जो पानी वेस्ट होता है उसे रोकने के लिए स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंकलर्स एक इफेक्टिव वे है खेतों की सिंचाई करने के लिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। जो ड्राई रीजन्स हैं, जहां बहुत गर्मी पड़ती है और वाटर एवापोरेट हो जाता है, वहां पे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन यूज किया जा सकता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए इन मेथड्स का यूज करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन where it is stored for future use. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं। छतों पे जो पानी गिरता है उसे प्रॉपर पाइपिंग के थ्रू एक जगह पे स्टोर किया जा सकता है फॉर फ्यूचर यूज। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ऑन एन एवरेज 1 spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. अगर 2 घंटों के लिए अच्छे से बारिश हो गई तो 8,000 लीटर पानी सेव किया जा सकता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। जहां पे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल ओवरलैप करता है, उससे बायोस्फीयर यानी जैव मंडल कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है और ये एटमॉस्फेयर है। तो ये जो एक नैरो जोन है, यही है आपका बायोस्फीयर। और इसी नैरो जोन पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इन द बायोस्फीयर, लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स रहते हैं वे अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए वाटर और एयर जरूरी है और रहने के लिए लैंड जरूरी है।
ठीक ऐसे ही बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स रहते हैं वे एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स घास खाते हैं, फ्लावर्स को बीज की, इंसेक्ट की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। ह्यूमंस पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं अनाज के लिए, फल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एटसेट्रा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो, और अपने सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे लिए। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, protects soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. पेड़ पौधे से हमें लकड़ी मिलती है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसमें हम सांस लेते हैं, सॉइल इरोजन से बचाता है, अनाज उगाते हैं, पेड़ पौधे शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश और स्टोर करने में हेल्प करते हैं, हमें फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट, पेपर इनसे ही प्राप्त होता है। शेल्टर बेल्ट यानी रक्षक मेखला के बारे में हमने चैप्टर 2 के पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स, टारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वाइल्ड लाइफ includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. Animals, birds, insects, aquatic life forms वाइल्ड लाइफ में आते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। हमें एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स यानी खाल प्राप्त होती है और ऊन भी मिलता है। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Insects जैसे बीज से हमें हनी मिलती है, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में मदद करते हैं और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स की तरह काम भी करते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। The birds feed on insects and act as decomposers as well. Birds insects खाते हैं और decomposers की तरह काम भी करते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है।
Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. Vulture डेड एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए वल्चर्स को एनवायरमेंट क्लींजर कहा जाता है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल all are integral to maintaining balance in the ecosystem. एनिमल्स चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए सभी जरूरी है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. जिन लाइवस्टॉक का यानी पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनाक नामक पेनकिलर से किया जा रहा था, जब वो पशु मर जा रहे थे तो वल्चर्स उनको खा रहे थे, तो वो डाइक्लोफेनाक वल्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा था। वल्चर्स की किडनी फेल हो रही थी, इस वजह से वल्चर्स मर रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनाक, एस्प्रिन अथवा आइबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. इस वजह से डाइक्लोफिनाक को पशुओं पे यूज करने से बैन करने का प्रयास किया जा रहा है और वल्चर्स को कैप्टिविटी में ब्रीड किया जा रहा है, यानी आरक्षित स्थान पर प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसका ग्रोथ, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर यानी तापमान और आर्द्रता पर डिपेंड करता है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। वर्ल्ड में जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स है वो है फॉरेस्ट वेजिटेशन, ग्रासलैंड वेजिटेशन, स्क्रब वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ उगते हैं। इक्वेटर के पास बहुत बारिश होती है, इसलिए वहां इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। द फॉरेस्ट्स आर thus associated with areas having abundant water supply. जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उन्हीं क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वहां जंगल पाए जाते हैं। ऐसे जगहों पे डेंस कैनोपी नजर आएगी। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, मॉइस्चर कम होता जाएगा, तो ट्रीज की साइज कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जिन क्षेत्रों में मॉडरेट रेनफॉल होता है, वहां पे शॉर्ट हाइटेड ट्रीज मिलेंगे, घास मिलेंगे। ऐसे ही जगहों पे ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों का निर्माण होता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जिन क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है, जो रीजन्स ड्राई होते हैं, वहां थॉर्नी स्क्रब्स और श्रब्स उगते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ड्राई रीजन्स में जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ताकि वो पानी को, मिनरल्स को जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब कर सके। इनका सरफेस वैक्सी होता है, ताकि पानी को स्टोर करके रख सकें। उनके लीव्स थॉर्नी होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी, मॉइस्चर बाहर ना चली जाए। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। पोलर रीजन्स यानी ठंडी जगहों पे टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। टुंड्रा वेजिटेशन में मॉसेस, लाइकेंस होते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेयर 2 centuries बैक। 2 शताब्दी पहले की तुलना में आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। To feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to grow crops. लोगों के फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए जंगल साफ किया जा रहा है, ताकि कृषि की जा सके और अनाज उगाया जा सके। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। जंगल को साफ करने के वजह से धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट कवर पूरे वर्ल्ड में समाप्त हो रहा है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम।
फॉरेस्ट हमारे लिए वेल्थ हैं। प्लांट एनिमल्स को शेल्टर प्रदान करते हैं। हमने पीछे स्लाइड्स में ही पढ़ा था कि सभी लिविंग बींग्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Climate change यानी जलवायु में परिवर्तन और मानव के हस्तक्षेप यानी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस के कारण एनिमल्स और प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो नष्ट हो रहा है। सूखा पड़ने से वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। जंगल काटने से वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. नेचुरल हैबिटेट के लॉस होने के वजह से बहुत सारे स्पीसीज या तो वल्नरेबल हो गए हैं या तो एंडेंजर्ड हो गए हैं। कुछ स्पीसीज तो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स दोनों से नुकसान पहुंचता है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स कुछ ऐसे नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचता है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. आज के टाइम पे पोचिंग यानी गैर कानूनी शिकार करना फॉर कमर्शियल पर्पस एक मेन चिंता का विषय है और किसी एक स्पीसीज की पोचिंग के वजह से उनकी संख्या में तेजी से कमी आती है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। एनिमल्स का पोचिंग उनके हाइड्स, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स, फेदर के लिए किया जाता है। इन सब का इलीगल ट्रेड होता है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनका पोचिंग किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दड़ियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। These can be conserved by increasing awareness. इनके कंजर्वेशन के लिए
जागरूकता फैलाना जरूरी है। लोगों को इनके बारे में एजुकेट करना जरूरी है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। क्रीक्स यानी संकरी घाटियों, झीलों और वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। डेवलपमेंट के नाम पे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। डेवलपमेंट करना है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को रीच करना है, स्पीसीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीसीज। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। देखिए, हमें ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकना होगा जो स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। शिकार के चलते बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे इनकरेज करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन should be encouraged to birdwatch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. स्कूल में बच्चों को बर्ड्स की इंपॉर्टेंस, एनिमल्स की इंपॉर्टेंस, हमारे नेचुरल वेजिटेशन की इंपॉर्टेंस समझाई जानी चाहिए। बच्चों को हमारे नेचुरल रिसोर्सेस की इंपॉर्टेंस समझाई जानी चाहिए। बच्चों को बर्ड वॉच के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। नेचर कैंप्स में लेकर जाना चाहिए ताकि बच्चे डिफरेंट स्पीसीज के हैबिटेट्स को जान सके और उनको अप्रिशिएट कर सके। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal. बहुत सारे कंट्रीज में
बर्ड्स और एनिमल्स के इलीगल ट्रेड और किलिंग पे बैन लगाया गया है और लॉज पास किए गए हैं। इंडिया में लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक इनको मारना गैर कानूनी है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स की स्थापना की गई है। साइट्स ने बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई है जिनका ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, इलीगल है। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी साइट्स की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन हर एक नागरिक का एथिकल ड्यूटी है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। आप इसके फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. साइट्स ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट स्पीसीज का इलीगल ट्रेड ना हो, स्पीसीज के सर्वाइवल को कोई खतरा ना पहुंचे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। रफली 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. 5,000 species of animals और 28,000 species of plant को प्रोटेक्ट किया गया है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। Bears, dolphins, cacti, corals, orchids, and aloes are some examples. भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।